तो अब देखो बच्चों, हम एमसीक्यू कर रहे हैं, 18 मार्क्स के हैं और 60 मार्क्स में 30% के अकॉर्डिंग अच्छी खासी वेटेज हो गई। जो पहला क्वेश्चन होता है वो केस स्टडी बेस्ड होता है, तो पहले हम केस स्टडी को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अंजलि इज ए रिसर्च स्कॉलर परसुइंग हर पीएचडी। शी इज अनमैरिड एंड हर पेरेंट्स आर लिविंग इन अहमदाबाद, गुजरात। जब बच्चों हम केस स्टडी पढ़ रहे होंगे ना, और बाद में जब ये एमसीक्यू पूछेगा, तो बहुत सारी चीजें तो इसमें इररेलेवेंट होंगी। वो हमने तो पूरी केस स्टडी को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगेगा कि क्या क्या चीज अब रेलेवेंट है। हर पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एंड अदर फैमिली रिलेटिव्स आर स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका। शी वॉज इन इंडिया विद हर पेरेंट्स टिल मई 2017। मतलब मई 2017 तक वो इंडिया में ही थी अपने पेरेंट्स के साथ। आफ्टर देन शी वेंट टू लंदन फॉर फर्दर एजुकेशन। इन अक्टूबर 2020 she returned to India, and on 28th March 2021 she traveled out of India to Johannesburg in South Africa for her research project and खादी बिजनेस एग्जीबिशंस। अब ये जो डेट दे रहा है ना, इसने रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए इसका यूज करना है, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे रेलेवेंट होगा हमारा प्रीवियस ईयर 21-22। अब ये कह रहा है शी रिटर्न ऑन 1 अक्टूबर 2021, ये प्रीवियस ईयर 21-22 है। टू पार्टिसिपेट इन द 152 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी। इन दिस कनेक्शन शी अटेंडेड न्यूमरस इवेंट्स held all over India while also holding exhibition for her textile business in khadi, the fabric that breathes the livery of freedom as showcased by Mahatma Gandhi. She won accolades and awards, gifts, donation in the course of showcasing her work. She have been provided with the following data in respect of her receipts and income for the financial year 21-22। तो ये आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो उसको रिसीट्स हुई है। तो एक एक पहले डिस्कस कर लेंगे, बाद में जब क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे तो इसका यूज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग हर रिसर्च वर्क। बच्चों हमें पता है जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है ये एजुकेशनल स्कॉलरशिप होती है। दीज आर फुली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16। हमें सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस पता है एग्जाम्प्ट है ये इनकम। सेकेंड है ग्रोस रिसीट्स from exhibition held in South Africa in collaboration with the leading fashion house। अब ये ग्रोस रिसिप्ट्स जो हैं वो कहां पर एग्जीबिशन हेल्ड हुए हैं? साउथ अफ्रीका में। तो हमारे लिए सबसे रेलेवेंट हो जाएगा पहले इसका रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलूं तो ये यहां पर कब आ गई थी प्रीवियस ईयर 21-22 में? बच्चों 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर से हमें काउंट करना है 31 मार्च तक, क्योंकि फिर वो रिटर्न गई नहीं है। तो ये जो ग्रोस रिसीट्स हैं, अगर ये यहाँ ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, क्यों 17 से पहले तो परमानेंटली इंडिया में ही रह रही थी, तो उस केस में ये अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली ग्रोस रिसीट्स फॉर एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, ये तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो। फोर्थ वन है बच्चों ग्रोस रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ हनी इन एग्जीबिशन इन इंडिया, ये भी सबके लिए टैक्सेबल। ग्रोस रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ हैंडमेड खादी डिजाइनर फैशन एसेसरीज एंड अदर खादी स्टेशनरी प्रोडक्ट। बच्चों इनमें से कोई भी एग्जाम्प्ट नहीं होता, ये नॉर्मल बिजनेस से आप इनकम कमा रहे हैं, रिसीट्स है। अभी ये खर्चे बता देंगे हमें। अब नेक्स्ट आ गया गिफ्ट फ्रॉम फादर सिस्टर, फादर की सिस्टर से इसको गिफ्ट मिला है। whom she visited in जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो रिलेटिव में आते हैं फादर के ब्रदर और सिस्टर, मतलब अपने पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर होते हैं ना, वो रिलेटिव में आते हैं। तो डेट इज एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल नहीं होगा ये अमाउंट, चाहे 50,000 से ऊपर है गिफ्ट का अमाउंट। और नेक्स्ट है कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स इन गांधी गुजरात सेवा समाज विद whom she stayed while in जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। अब ये 27,000 है। जब तक एग्रीगेट अमाउंट गिफ्ट का ये इन मनी आ रहा है, कैश में मिला है इसको, तो ये 50,000 से ऊपर होगा तभी पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो अभी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कहीं क्वेश्चन में कुछ और है, अगर कुछ भी नहीं तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 8th पॉइंट है बच्चों रिसीव्ड शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ। एचयूएफ से जो शेयर ऑफ इनकम मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2). वैसे सेक्शन की जरूरत नहीं है।
फर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है 10(2)A में एग्जाम्प्ट होता है, और HUF से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। अब जो ऊपर रिसीट्स बताई है ना, उससे रिलेटेड खर्चे बता रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया 12 लाख। कॉस्ट ऑफ हैंडमेड खादी डिजाइनर फैशन एक्सेसरीज एंड अदर खादी स्टेशनरी प्रोडक्ट 1 लाख। अदर एलिजिबल बिजनेस एक्सपेंसेस 4 लाख। कॉस्ट ऑफ हनी परचेज फॉर सेल इन एग्जीबिशन इन इंडिया 55,000। तो ये सब कुछ लेस हो जाएगा जब बिजनेस इनकम निकालनी होगी। 10th पॉइंट है बच्चों, मिस्टर पटेल ऑफ साउथ अफ्रीका गेव हर ए चेक ऑफ 5 लाख फेवरिंग गांधी स्मारक ट्रस्ट एज डोनेशन टू द ट्रस्ट। शी वॉज रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर द चेक टू द ट्रस्ट ऑफिस एट अहमदाबाद। तो ये कोई इसकी इनकम नहीं है, तो ट्रस्ट की मेंबर है और इसने रिक्वेस्ट किया कि वो चेक किसको दिया जाए, ट्रस्ट ऑफिस को दिया जाए। अगर ये रिसीव्ड भी कर ले तो वो ट्रस्ट के बिहाफ पर रिसीव किया है, तो ये इसके लिए कोई इनकम नहीं है। नोट टैक्सेबल फॉर हर। हमें किसी ट्रस्ट की इनकम कैलकुलेट नहीं करनी बच्चों, हमें तो सिर्फ इसी की इनकम पूछ सकते हैं क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है हमारा सिर्फ। अब एक बार नोट पढ़ते हैं। फर्स्ट नोट है बच्चों, अंजलि डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द खादी प्रोडक्ट। वो तो सिर्फ ट्रेडिंग करती है उसमें। शी सोर्स ऑल द खादी मटेरियल एक्सेसरीज प्रोडक्ट एंड हनी फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ सच आइटम। तो ये तो उनसे परचेज करके आगे सेल करती है। Second, all financial transactions are carried out in account pay check and TDS has been deducted wherever applicable। इसका मतलब पता है क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ देखूं तो इसकी जो रिसीट्स है ना वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यही तो रिसीट्स है बच्चों सिर्फ इसकी, ये जो मिली है बस, और तो ये तो गिफ्ट मिले। और ये तो ये जो रिसीट्स हैं ये किसी भी केस में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक नॉर्मल स्कीम में अपनी इनकम कंप्यूट करवा ले या फिर 44AD में। अब 44AD में ये चीज रेलेवेंट होती है कि अगर आपको सारी पेमेंट अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट से हुई है तो उस केस में 6% इनकम मान ली जाती है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, हर पैटर्नल ग्रैंडफादर इज द कर्ता ऑफ फैमिली HUF। हर पैटर्नल ग्रैंडफादर कम्स ऑन विजिट इन इंडिया फॉर 6 months एवरी ईयर सिंस 2014। अब ये HUF की बात हो रही है, इसका इससे कनेक्शन नहीं है। The HUF is managed outside India and all decision regarding the HUF are made outside India। तो मैनेजमेंट और कंट्रोल तो पूरी तरह से बाहर बता दिया। अगर आप मेरे से खाली HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछे तो मैं कहूंगा नॉन रेजिडेंट। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो करता है वो 6 महीने इंडिया में हर साल आ रहा है, जब मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरी तरह से बाहर है। और लास्ट, अंजलि डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। अब ये हमें कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 1 by 1 करते हैं बच्चों। फर्स्ट, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अंजलि फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, ये प्रीवियस ईयर 21-22 में 1 अक्टूबर को आ गई थी और यहां पर थी 31 मार्च तक, क्योंकि रिटर्न तो गई नहीं, हमें तो अपना प्रीवियस ईयर देखना है। तो पहले डेज ऑफ स्टे काउंट करते हैं। अक्टूबर 31, नवंबर 30, क्योंकि MCQ वाले क्वेश्चनों में ना हमें सोल्व करके नहीं दिखाना होता, आपको तो ABCD में से आंसर देना है। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए रफ कैलकुलेशन चल जाएगी। जनवरी 31, फरवरी 28 एंड मार्च 31। बच्चों मैं टोटल कर रहा हूं इसको, ये हमारा आ रहा है 182। तो मतलब ये इंडिया की क्या हो गई, रेजिडेंट, क्योंकि इसका स्टे प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन है, 182 डेज। अब इसके बाद एडिशनल कंडीशन की बात करूं, मतलब ये कह दूं कि पिछले 7 सालों में ये 730 दिन से ज्यादा इंडिया में है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना बच्चों, 2017 में मई को यहां से गई है, उससे पहले तो परमानेंटली यहीं थी। मतलब 16, 17, 15, 16 अगर आप काउंट करेंगे तो 365। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर 21-22 है हमारा, तो उस केस में हम कहेंगे इसकी ये कंडीशन तो पूरी है। और पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट भी है, क्योंकि जब इसका स्टे पूरा 365 दिन है तो इंडिया में रेजिडेंट है। तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रही है, तो हम कहेंगे कि शी इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। तो आंसर है बच्चों डी। आसानी से समझ आ जाएगा बच्चों। दूसरा तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो हम सीधा कहेंगे नॉन रेजिडेंट।
क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरी तरह से क्या है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। उसके बाद करता यहाँ कितनी बार विजिट कर रहा है ये मैटर ही नहीं करता। थर्ड पॉइंट है बच्चों, determine the taxability of gift received by Anjali from her father, sister and from her friends in Gandhi Gujarat Seva Samaj for the assessment year 22-23। एक बार बच्चों डिस्कस करते हैं, ये दो ही गिफ्ट थे, ये गिफ्ट तो एग्जाम्प्ट ही होना है। क्यों? फादर सिस्टर किसमें कवर हो गई? रिलेटिव में। और रिलेटिव से आपको कितने भी अमाउंट का गिफ्ट मिले वो एग्जाम्प्ट होता है। और दूसरा जो फ्रेंड से गिफ्ट मिला है उसका एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं है। एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं क्या लिखे हैं। ए पार्ट बच्चों 51,000 विल बी एग्जाम्प्ट एज इट इज गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव, ये तो सही कहा है। ₹27,000 रिसीव्ड एज कैश गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड्स वुड नॉट बी टैक्सेबल एज ऑल हर फ्रेंड्स आर नॉन रेजिडेंट। ये आंसर का रीजन सही नहीं है। इस कारण से थोड़ा टैक्सेबल नहीं है कि वो नॉन रेजिडेंट है, ये इस कारण से टैक्सेबल नहीं है क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। सेकंड वन बच्चों 51,000 विल बी टैक्स्ड, ये भी गलत क्योंकि 51,000 तो एग्जाम्प्ट होगा। थर्ड वन ₹51,000 will be exempt as it is gift received from a relative। 27,000 received as cash gift from friend will be taxed, गलत। तो फोर्थ ऑटोमेटिकली सही होगा, पढ़ लेते हैं। ₹51,000 will be exempt as it is a gift received from a relative। 27,000 received as cash gift from friends will not be taxable as total gift received from non-relative during the assessment year 22-23 does not exceed 50,000। यही सही रीजन है। तो थर्ड का डी हो गया बच्चों। हम इस तरह से ही आंसर लिखेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका तो डी हो गया हमारा, क्योंकि अभी हम चेकआउट करेंगे ना। फर्स्ट का डी और सेकंड का सी। अब एक बार बच्चों देखो फोर्थ वन, what would be the total income of Miss Anjali for the assessment year 22-23 if she wishes to maximize tax saving। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो टर्नओवर है वो हम पीजीबीपी में सीखते हैं कि 2 करोड़ से कम है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो 44AD ऑप्ट कर लो और चाहे नॉर्मल वे में। तो पहले नॉर्मल वे में चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ की ऑर्डरली रेजिडेंट है, तो रिसीट चाहे बाहर हो या यहाँ हो वो सारी उसके लिए चार्जेबल है। तो बच्चों हमने पहले रिसीट्स का टोटल किया, 10 लाख प्लस 12 लाख, 22 लाख प्लस 1,05,000, 23 लाख 5,000 प्लस 2 लाख 50,000 प्लस 2 लाख 25,000, 25 लाख 30,000। ये टोटल रिसीट्स है बच्चों। यहाँ हम लिख देंगे ग्रोस रिसीट्स 25 लाख 30,000। जब आप नॉर्मल स्कीम में चलेंगे तो बच्चों आपको अब खर्चे लेस करने हैं, तो हम कहेंगे 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4 लाख, टोटल हो गया 17 लाख प्लस 55,000। तो 17,55,000 इससे रिलेटेड खर्चे लेस कर देंगे। ये नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ जाएगी? इनकम। ऑप्शन तो वही लेंगे ना जिसमें हमें कम टैक्स देना पड़े। 7,75,000। एक तो आपकी बिजनेस इनकम आ गई नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अंडर नॉर्मल प्रोविजन। अब आ जाओ बच्चों प्रेजम्पटिव बेसिस पर, क्योंकि इसको सारी रिसीट्स अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट प्रेस्क्राइब मोड में मिली है, तो 44AD के अकॉर्डिंग जो ग्रोस रिसीट्स है उसका 6% इनकम मान लेंगे। ये बच्चों आ रहा है 1,51,800। अब आप सिर्फ ये देखो कौन सी इनकम कम है, 775 या 1,51,800। तो 1,51,800, तो फोर्थ का बच्चों हमारा सी आ गया। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन है बच्चों, तो एक बार आंसर चेक करते हैं इनके। तो ये बच्चों हमारे आंसर है डी, सी, डी और सी। अब बच्चों जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, केस बेस्ड नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, मिस्टर कुमार एंगेज इन होलसेल बिजनेस ऑफ क्लोथ्स एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस डिसकंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन ऑन 19 अक्टूबर 2021। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया है। तो एक तो इसका बिजनेस था बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, जिसको आप ऑर्डिनरी बिजनेस कहेंगे, और दूसरा था स्पेकुलेटिव बिजनेस। इसने दोनों डिसकंटिन्यू कर दिए। पहले वाला 19 अक्टूबर 2021 को, दूसरे वाला 30 सितंबर 2021 को।
द क्लोथ बिजनेस लॉस अप टू 19 अक्टूबर 2021 फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 वाज 8,000। तो बिजनेस लॉस ऑर्डिनरी से कितना था? 8,000। एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अप टू 30 सितंबर 2021 फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज 40,000। मतलब आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस 40,000, ऑर्डिनरी बिजनेस से लॉस 8,000। अब ये काफी अच्छा पॉइंट दे रहा है। आउट ऑफ द टोटल बैड डेट ऑफ 1 लाख that were claimed by Mr. Kumar in respect of a particular debtor of cloth business, 60,000 was allowed by assessing officer in previous year 2021। जैसे बच्चों हम अनरिलाइज रेंट का पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपके बैड डेट थे तो 1 लाख रुपए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने आपको कितने की डिडक्शन दी थी? 60,000 की। तो 40,000 की डिडक्शन तो प्रीवियस ईयर 2021 में मिली ही नहीं। ऑन 29 January 2022, Mr. Kumar received a sum of 68,000 from the debtor in full and final settlement. How much amount would be taxable in the hands of Mr. Kumar for the assessment year 22-23? तो अब सबसे पहले एक चीज समझो बच्चों, हम लोग ऐसे बताएंगे हमारे बैड डेट थे कितने, क्योंकि हमें सिर्फ रफ वर्क करना है। 1 लाख। डिडक्शन क्लेम्ड कितने की हुई? 60,000। कितना अमाउंट ऐसा है जिसकी डिडक्शन डिसअलाउड हुई? 40,000। अब फ्यूचर में रिकवरी कितने की हुई? 68। उसमें से 40 तो यही माने जाएंगे जिसकी क्या नहीं मिली थी? डिडक्शन। तो 28,000 ही चार्जेबल होंगे। अब 28,000 बैड डेट रिकवर टैक्सेबल हैं, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस इसी प्रीवियस ईयर का कितना है? 8,000। ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है जो बैड डेट रिकवर्ड है। तो 20,000 अमाउंट जो है वो उसने पूछा है कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, हम कहेंगे 20,000। और आप कहेंगे जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो ऑर्डिनरी बिजनेस की इनकम से थोड़ा सेट ऑफ हो सकता है जो ये बैड डेट रिकवर टैक्सेबल हो रहे हैं, बल्कि वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा 4 इयर्स के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो ये रहा बच्चों हमारा आंसर सेकंड का बी। क्वेश्चन थर्ड बच्चों, इन प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर ए हैज ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट्स। तब ये बता रहा है 2 एसेट ट्रांसफर हुई है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 8 करोड़ और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 6 करोड़। अगर आप मुझे सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों बता रहे हैं तो मैं डिफरेंस करके कैलकुलेट करूंगा, एलटीसीजी आएगा, क्योंकि इंडेक्स हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है बच्चों 2 करोड़ रुपए। कब हुआ है कैपिटल गेन? 25 नवंबर 2021 को, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22। ज्वेलरी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 करोड़, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़, तो आपका एलटीसीजी 1 करोड़। कब हुआ है? 5 जनवरी 2022 को, अगेन प्रीवियस ईयर 21-22 जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये आगे कहता है बच्चों, मिस्टर ए बोट ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही बेच रखी है और न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज ने खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को 1 करोड़ की। बच्चों कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 20। जो हमारी एग्जम्पशन है ना 54 की, उसमें हम पढ़ते हैं कि आप नया हाउस परचेज कर सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर। आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर न्यू परचेज कर सकते हैं विद इन 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर। तो अगर आप यहां से 1 साल पहले जाएंगे तो वो तो आएगा 25 नवंबर 2020। ये तो 1 अप्रैल 20 की बात कर रहा है, तो ये 1 करोड़ वाली लाइन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। एंड ऑन 28 फरवरी 2022, मतलब ट्रांसफर के बाद बच्चों, deposited 3 crore in a capital gain deposit account scheme. On 30th July 2022, Mr. A has withdrawn 3 crore from capital gain deposit scheme. मतलब रिटर्न भरने से पहले पहले 30 जुलाई को ही उसने पैसे विड्रू कर लिए एंड एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वर्थ 2.5 करोड़। वर्थ 2.5 करोड़। बच्चों अब एक काफी अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने। पैसे तो इन्होंने 3 करोड़ डिपॉजिट कराए, निकाले तो 3 करोड़, रिटर्न भरने से पहले ही निकाल लिए, लेकिन उसमें से हाउस प्रॉपर्टी कितने की परचेज की? 2.5 करोड़। तो मैं ये कहूंगा कि भले ही कैपिटल गेन 3 करोड़ था, लेकिन अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया गया है? 2.5 करोड़। अब जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो 54 की एग्जम्पशन मिलेगी, और अगर आप ज्वेलरी बेचकर कोई भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचकर प्रॉपर्टी खरीदोगे तो एग्जम्पशन मिलेगी 54F की बच्चों। अब दोनों में फर्क क्या है? 54 की तो मिलेगी जितना कैपिटल गेन इन्वेस्ट करोगे उतने की, जबकि 54F नेट सेल कंसिडरेशन के प्रपोर्शन में एग्जम्पशन देगा।
अब यहाँ पर आप देखो, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी वर 2 लाख। ज्वेलरी के केस में 1 करोड़ की जगह आपका कैपिटल गेन 98 लाख आ जाएगा। क्यों? मैंने तो वो सीधा ही निकाल दिया था बिना खर्चों को पड़े। ज्वेलरी के केस में देखो बच्चों, उसके केस में सेम रहेगा। ग्रोस सेल कंसिडरेशन, जिसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं, 3 करोड़। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हुए हैं, ये बता रहा है 2 लाख। ये रह गया 2 करोड़ 98 लाख नेट सेल कंसिडरेशन। इसके बाद लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इसने बताया है बच्चों 2 करोड़। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 98 लाख। अब एक बार ध्यान देना, अगर आप 2 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो हम चाहेंगे ना कि जितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने के बराबर अगर एग्जम्पशन मिलती है 54 की, तो पहले वही लिया जाए। आपके टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है 2.5 करोड़, 3 करोड़ का कोई लिंक नहीं है, तो हम कहेंगे 2 करोड़ की तो पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी, मतलब ये वाला तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब बाकी और कितने इन्वेस्ट किए हैं? 50 लाख। अब 54F की एग्जम्पशन कैसे मिलती है? सबसे पहले एलटीसीजी आप कहेंगे 98 लाख अपॉन में नेट सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ 98 लाख। पहले हम ले ही इसलिए उसको रहे हैं, उसमें तो 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो 2 करोड़ के 2 करोड़ का कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट मिलती है, नेट सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करना पड़ता है। नेट सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ 98 लाख है। अब सिंपली यहाँ देखो एलटीसीजी है कितना, मैं कहूंगा 98 लाख अपॉन में नेट सेल कंसिडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड 50 लाख। बच्चों 50 लाख कहां से आया? टोटल 2.5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, 2.5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें 54 से रिलेटेड 2 करोड़ है, तो बाकी 50 लाख किससे रिलेटेड है? 54F से रिलेटेड। तो एक बार बच्चों एग्जाम्पशन निकाल लेते हैं। ये बच्चों अमाउंट आ रहा है 16,44,295। ये आपका कैपिटल गेन आउट ऑफ 98 लाख एग्जाम्प्ट होगा। तो अब बस आप लेस करो 98 लाख माइनस 16,44,295। बच्चों मैं लेस कर रहा हूं, ये हमारा अमाउंट आ रहा है 81,55,705। बी आंसर बच्चों, थर्ड का। ये रहा बच्चों आंसर। मतलब आपको प्रोविजन से पूरी तरह से गो थ्रू होना पड़ता है ताकि आप अच्छे से एमसीक्यू कर सके। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 4, मिस्टर जय ए रेजिडेंट इंडियन एज 60 years won 9 lakh and Mr. Viru resident Indian age 55 years won 8 lakh from lottery। अब इसकी एज 60 years है, रेजिडेंट है, तो सीनियर सिटीजन हो गया। लॉटरी से दोनों ने इनकम कमाई है, किसने कमाई है? 9 लाख जय ने, जो कि एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है। वीरू जिसकी एज 55 years है, इसने लॉटरी से इनकम कमाई है 8 लाख रुपीज। टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर सेक्शन 194B वाज ड्यूली डिडक्टेड। मतलब अगर आप मेरे से कहेंगे 9 लाख रुपए वाले का कितना टीडीएस कटा होगा, मैंने कहा 30% से 270। और 8 लाख वाले का कितना टीडीएस कटा होगा? 30% से 240। एज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ये मानो उनकी यही इनकम है, और मिस्टर जय एंड मिस्टर वीरू फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 आर मिस्टर जय एंड मिस्टर वीरू लाइबल टू पे एडवांस टैक्स फॉर दैट ईयर। एडवांस टैक्स का याद करो बच्चों, अगर 10,000 या उससे ज्यादा की आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेटेड जो है वो बनती है, तो उस केस में आप एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। लेकिन उसी में हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो वो एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो जो मिस्टर जय है उसके केस में देखूं तो इसको सिर्फ यही लॉटरी की इनकम हुई है और कोई भी नहीं, तो मतलब उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है। तो बच्चों आप में से कहेंगे एडवांस टैक्स नॉट लायबल, क्योंकि एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब किसी की टैक्स लाइबिलिटी नेट 10,000 या उससे ज्यादा होगी, और रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में अगर पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो वो लायबल नहीं है। अब अगर बच्चों देखें तो पहले केस में तो इसकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, और इसके केस में 2,40,000 तो इसका टीडीएस कट चुका है। ये टीडीएस है, ये इनकम है, कौन सी? कैजुअल इनकम। तो यहां वैसे टैक्स बनेगा कितना? मैं कहूंगा यही 30% से टैक्स बनेगा, बस इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 249,600। टीडीएस 240 कटा हुआ है, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी 9600। ये तो 10,000 से कम है, तो एडवांस टैक्स मैं कहूंगा नॉट लायबल।
उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही। ये ऐसे लिख देंगे बच्चों। एक बार पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं नो, मिस्टर जय एंड मिस्टर वीरू आर नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, बस यही सही है कि दोनों ही लाइबल नहीं है। और ऑप्शन फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों, यही बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फोर्थ का ए, ये रहा बच्चों आंसर। अब देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर राज इज 1,15,000 per month. He is entitled to DNS allowance which is 30% of basic salary which forms part of pay for retirement benefit. जो बेसिक सैलरी है ना, इसके अलावा इसका 30% डीए मिलता है और वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है। तो मतलब इफ है मिस्टर राज एंड हिज एम्प्लॉयर XYZ लिमिटेड बोथ कंट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD, मतलब नोटिफाइड पेंशन स्कीम में डिपॉजिट करा रहे हैं कौन, वो आप भी और उसका एम्प्लॉयर भी, लेकिन बेसिक सैलरी का 20%। जो डिडक्शन मिलती है ना बच्चों 80CCD ऐसे करके बटी हुई है 80CCD1, ये एक्चुअल में तीनों की मिलाकर एग्रीगेट अमाउंट 150 है, 80C 80CCC और CCD1। तो यहाँ कोई और तो दे नहीं रखी, तो CCD1 में ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 80CCD2 में आता है और एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट ले सकता है 80CCD1B में 50,000 और का। अब जैसे 20% किया है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DAE तक ही एग्जम्पशन अलाउड है। किसके अंडर? 80CCD1 में भी 80CCD2 में भी। और एक्स्ट्रा वाला अमाउंट एम्प्लॉय का जो अपना कंट्रीब्यूशन है उस 80CCD1B में एग्जम्पशन ले सकता है। अभी तो पहले देखेंगे कि टोटल कंट्रीब्यूशन जा कितना रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर राज अंडर सेक्शन 80CCD फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ये तीनों के तीनों 80CCD के पार्ट है। तो मैं पहले पे आया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले आप देखो कितना है, 20% हो बच्चों। मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आ रहा है 13,80,000। 1,15,000 इंटू 12, और इसका मैंने 30% किया DA इफ के लिए, तो वो आ रहा है बच्चों 4,14,000। अब इसका एम्प्लॉयर या ये आप 20% कर रहे हैं किसका कंट्रीब्यूशन? बेसिक सैलरी का, जो कि मैं कर पा रहा हूं मल्टीप्लाई, तो 2,76,000 ये एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन किया गया है। अब एग्जम्पशन के लिए बात करें तो अपना कंट्रीब्यूशन CCD1 में 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, एक बार इन दोनों को ऐड करो 17,94,000। इसका बच्चों मैंने 10% किया तो आप कहोगे मैक्सिमम, मैं कहूंगा 1,79,400, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 150 की होती है 80CCD1 में, क्योंकि 80C के कारण एग्रीगेट लिमिट आती है। अब इसके अलावा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो भी 10% ऑफ 17,94,000, लेकिन उसके लिए लिमिट नहीं है, तो 179,400 की मिल जाएगी। अब एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन 276 है, लेकिन एग्जम्पशन 10% ऑफ सैलरी तक मिलेगी, और एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन में CCD1 में तो मैक्सिमम लिमिट 150 है, तो हम कहेंगे 2 लाख, हम कहेंगे 2,76,000 कंट्रीब्यूशन है और एग्जम्पशन मिली है 150 की, तो अभी कितनी रहती है? 1,26,000। CCD1B में एम्प्लॉय अपने कंट्रीब्यूशन की और कितनी ले सकता है? हम कहेंगे 50,000, मैक्सिमम लिमिट है ना बच्चों वहां। तो टोटल अमाउंट कितना आपका एलिजिबल हो गया 80CCD1 में, 80CCD में? तो हमने यहाँ टोटल किया बच्चों 3,79,400, तो ये हमारा आंसर सी हो गया। एक बार देखो फिफ्थ का सी, ये रहा बच्चों आंसर। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों सिक्स, मिसिस भावना वाइफ ऑफ मिस्टर सोनू इज ए पार्टनर इन ए फर्म, her capital contribution of 10 lakh to the firm as on 31st March 2021 includes 6 lakh contributed out of gift received from सोनू। अब मिसिस भावना जो है वो सोनू की वाइफ है, उसने फर्म में टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रखा है कैपिटल के तौर पर 31 मार्च 21 को 10 लाख। हमें 1 अप्रैल 21 की इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, तो ऑटोमेटिकली हो ही गई अभी तक के हिसाब से। 10 लाख में से कितने रुपए सोनू ने दे रखे हैं? 6 लाख, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली इनकम क्लब हो जाती है ना बच्चों। और ये जो भावना है इसके अपने कितने इन्वेस्ट हैं? हम कहेंगे 4 लाख, टोटल 10 लाख। लेकिन अभी आगे कह रहा है ऑन 1st 4 2021, जिस डेट की ही चाहिए,
शी फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम सोनू। सोनू ने 2 लाख रुपए और दिए, एक 4 को ही, और उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। द फर्म पेड interest on capital of rupees 120 and share of profit 1 lakh during the financial year 21-22। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जाम्प्ट होता है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो प्रोपोर्शनेटली क्लब होगा। मैं तो सेक्शन भी लिख सकता हूं बच्चों 64:1(4) के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 होता है रेमोनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। द एंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। Which of the following statement is correct? First, share of profit is exempt, but interest on capital is taxable in the hands of Mrs. भावना। बच्चों शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली भावना के नाम पर टैक्सेबल होना है। टोटल देखो आप 12 लाख रुपए हैं 1/4/2021 को फॉर्म में इन्वेस्ट, जिसमें से 8 लाख रुपए सोनू ने दे रखे हैं। तो कितना अमाउंट सोनू के हैंड में टैक्सेबल होगा? तो हम कहेंगे 1,20,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसको 12 लाख टोटल कैपिटल से डिवाइड कर दो, जो 1/4/2021 की भावना की थी, और उसमें से जितने उसके हस्बैंड ने गिफ्ट कर रखे मल्टीप्लाई कर दो। प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट उसके हस्बैंड के नाम पर, प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट उसके हस्बैंड की इनकम में क्लब होगा, और रिमेनिंग भावना के नाम पर टैक्सेबल होगा। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड है बच्चों शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट, ये तो ओके है। कोई पूछे ना किस सेक्शन के अंडर, 10(2) फॉर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है ना पहले पार्टनर के हैंड में एग्जाम्प्ट, तो क्लब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट इंटरेस्ट ऑफ 80,000 इज इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ मिस्टर सोनू एंड इंटरेस्ट ऑफ 40,000 इज इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ मिसिस भावना। ये सही है, तो बी सही है बच्चों आंसर। आगे फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बच्चों 6 का बी। तो ये बच्चों हमारे एमसीक्यू हो गए। 18 मार्क्स का पोर्शन रखते हैं, बहुत ध्यान से करने हैं। जहां आपको लगे कि ये वाला तो समझ ही नहीं आया, तो इसका मतलब उसके प्रोविजन को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।